अब की बार किसकी सरकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वीवीआईपी सीटों के एग्जिट पोल की और इस एक घंटे में हम बात करेंगे 3 राज्यों की। पहला राज्य है बिहार, दूसरा राज्य है झारखंड और तीसरा राज्य है वेस्ट बंगाल। इसी बहस को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, मेरी सहयोगी सबीना भी मेरे साथ हैं, पिनाज भी मेरे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। मीम अफजल साहब कांग्रेस से जुड़ेंगे और अनिर्बान टीएमसी से जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिरकार बंगाल की राजनीति अब क्या कह रही है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिनाज, हम पटना साहिब का हाल। बिल्कुल, किसको खामोश करने वाली है पटना साहिब की और ये नाक का सवाल सीट ज्यादा थी और उसको लेकर इतना बवाल बचा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी छोड़ना बेहतर समझा। और पार्टी छोड़ने के बाद अब बिहारी बाबू क्या ओरिजिनल बिहारी बाबू बन पाएंगे, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं सबीना के पास। बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना साहिब सीट को लेकर हालांकि माहौल ही आप दोनों ने इतना बेहतर बांध दिया है कि अब साख का किस तरह से सवाल आ गया और ये नाक पर किस तरह से बात पटना साहिब की बन चुकी है। हम इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अनुमान यहाँ पर किस तरह का लगाया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी से यहाँ पर सामने और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से मजबूत स्थिति पहले भी बनती हुई नजर आई है और जब नाम का ऐलान भी यहाँ पर हुआ था और जिस तरह से तमाम चीजें यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर सियासत को देखने को मिली थी, उसके बाद अब इस सीट से कौन जीतता है, सबसे ज्यादा निगाहें इसी हाई प्रोफाइल सीट पर टिकी हुई है। एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। तो रविशंकर प्रसाद जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि शायद शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार हार का सामना करेंगे और वाकई में उनका दिल टूटेगा। बड़े इमोशनल आदमी है वो। बिल्कुल, और उन्होंने बहुत मेहनत की थी, कायस कार्ड खेलने से लेकर हर तरह की उन्होंने कोशिश की थी। राहुल गांधी तक को ले जाना, वहां पर ले जाना, मतलब पूरी जी जान उन्होंने वहां पर लगा दी थी। लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी की परंपरागत सीट जो है वो उससे छूटने और सबसे बड़ी बात जो 3 रीजन है जिसके चलते वहां पर रविशंकर प्रसाद जीत रहे हैं। सबसे पहली बात कि वो सीट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक वाली सीट है। दूसरी, कायस्थ वोट वहां पर बहुत ज्यादा है, कायस्थ शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद जमीनी नेता है, वहां पर ज्यादा देखे जाते हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में सबसे नेगेटिव पॉइंट यह है कि वो पटना साहिब में टिकते नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और राजेश भाई, मैं यहां पर आपको जोड़ना चाहूंगा इसलिए क्योंकि पटना साहिब की सीट जो है वो कई सारी चीजों को एक्सप्लेन करेगी। जो नए अलायंसेस हुए हैं इस सरकार के बाद 2014 के बाद, उसके सबसे इंपॉर्टेंट सीट पटना साहिब है क्योंकि एक ऐसा शख्स कांग्रेस के अंदर गया है जो सदा से भाजपा ही रहा है। आप इसको किस तरीके से देखेंगे अगर वो हार जाते हैं तो? जी दीपक, आप हमने देखा है कि चुनाव के पहले बहुत सारे लोग इधर से उधर गए हैं, उधर से इधर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने काफी समय से अगर आप देखें तो बीजेपी आला कमान के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल रखा था। अपने बयानों से उन्होंने परेशान तो किया था, इसलिए पटना साहिब की सीट परंपरागत सीट होते हुए भी लोगों के दिलों में ये दिलचस्पी का विषय बन गई थी कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा का जो स्वर है, जो पार्टी के अंदर उनका आरोप था कि जो दबाया गया है, क्या पटना साहिब के बाद ये स्वर खुला रहेगा या छिपेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे आपने अभी कहा कि कहीं वो चुनाव के बाद अब खामोश खुद तो नहीं हो जाएंगे। ये खामोश कहने की जो उनकी अदा है वो पटना साहिब के मतदाताओं को कितनी लुभाई है। लेकिन अब क्योंकि उनके पास एक अच्छा मौका था कि वो अगर एक कोई मोदी के खिलाफ कोई एक बात और भी है, भूमिहार भी नाराज थे वहां पर बिहार में। आपने एक गौर किया है, हमने जो एग्जिट पोल किया है उसमें हमने ये देखा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए उनको अपेक्षाकृत बहुत कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से आए हैं उनको कामयाबी अधिक। उसका मैं सबसे बड़ा रीजन मानता हूं कि मोदी के ऊपर आरोप लगाकर शत्रुघ्न सिन्हा गए थे और मोदी के नाम की जिस तरह से हवा फिलहाल बहती हुई प्रतीत होती है एग्जिट पोल के बाद, मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीम अफजल साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल लेते हैं। और मीम साहब, राजेश जी का ही सवाल मैं आपके सामने रखूंगी कि आप जब भाजपा से नेता बुलाते हैं तो आपको फायदा नहीं होता है। पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा हार रहे हैं, राहुल गांधी खुद पहुंचे थे प्रचार करने। अब देखिए पीनाज, ये आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारी इत्तला तो दूसरी है। हमारी इत्तला के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा जीत रहे हैं। अब आप ग्राउंड से जो आपने रिपोर्ट ली है मैं उसको चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पिछले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन वो बराबर पॉलिसीज़ को लेकर के अपना रिजर्वेशन जाहिर करते रहे हैं। तो लोगों के अंदर उनके लिए एक पसंदीदगी है।
लेकिन सुर्खियां बटोरना और वोट बटोरना दोनों अलग चीजें हैं। इस बात को मीम अफजल साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मीम अफजल साहब, पिनाज ने बिल्कुल एक लाइन में सब कुछ समझ किया है कि सुर्खियां बटोरने और वोट बटोरने में अंतर है। शायद शत्रुघ्न सिन्हा जी को यह बात समझ आएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर सुर्खी बटोरने का मामला है तो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कोई सुर्खी बटोरता है वो तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी इसीलिए तो फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। तो ये कहना ठीक नहीं है। मीम साहब, आपका विश्लेषण जो होता है पोल के मुताबिक क्या बनने जा रहे हैं उसको तो छोड़ दीजिए। चूंकि आपका जो चैनल है काफी देर से चूंकि कर रहा है, मैं बीच में आया हूँ, मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी तो आगे नहीं बढ़ी, ऊपर नहीं आई, लेकिन सेंसेक्स जरूर इस तरह से ऊपर आया है कि आज 3 लाख करोड़ रुपया जो मार्केट में इधर से उधर हो गया और 1421 पॉइंट बढ़ा है। और पिछले 9 दिन से लगातार घटते घटते सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर गया था। आज अचानक ये सेंसेक्स जो उठा है वो जाहिर है ये एग्जिट पोल का नतीजा है। 2 दिन तक तमाशा और चलेगा। 23 तारीख को जब चुनाव आएंगे तो अगले दिन आप देखिएगा सेंसेक्स कहाँ जाता है। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब बीजेपी की सरकार आती है तो प्रॉपर्टी के प्राइस जो है वो नीचे जाते हैं और सेंसेक्स ऊपर जाता है। लेकिन सेंसेक्स ऊपर जाने के लिए सबसे बड़ा रीजन जो है, क्योंकि बाजार उस सरकार में कॉन्फिडेंस जताता है और कई बार ऐसा भी हुआ है जब कांग्रेस की सरकार बनी है तब भी सेंसेक्स ऊपर गया है। तब मीम अफजल साहब ने कहा है कि सरकार की पॉलिसी के कारण हो रहा है, लेकिन इस बार ऊपर जा रहा है तो शायद उनको पसंद नहीं आ रहा है। सबीना के पास चलते हैं। सबीना, क्विकली कुछ और सीट्स बता दीजिए हमें। बिल्कुल, अब हम जिक्र यहाँ पर पाटलिपुत्र सीट का करेंगे जो एक बेहद महत्वपूर्ण सीट के तौर पर देखी जाती रही है और यहाँ से बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव चुनावी मैदान है और मीसा भारती आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। हालांकि सबकी किस्मत टीवी में कैद हो चुकी है। रामकृपाल यादव जो कि बीजेपी की तरफ से है वो फिलहाल एग्जिट पोल में जीतते हुए नजर यहां पर आ रहे हैं। आगे भी बढ़े, आगे कुछ और सीटों का जिक्र करें तो ऑफकोर्स बेगूसराय का अनुमान यहां पर जरूर बता देते हैं। बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह, हालांकि थोड़ी सी नाराजगी जरूर उनके सामने आई थी बीच में। सीपीआई की तरफ से कन्हैया कुमार मैदान में है, वहीं आरजेडी की तरफ से तनवीर हसन मैदान में है। लेकिन ये थम्स अप किसे मिल रहा है वो बता देते हैं। गिरिराज सिंह को सीधे तौर पर यहां पर एग्जिट पोल में जीत मिलती नजर आ रही है। एक बार फिर से आपकी तरफ सबीना, मैं यहां पर जो सवाल लूंगा पिनाज वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तनवीर हसन एक ऐसे शख्स थे जो बहुत कम वोटों से पिछली बार भोला सिंह से हारे थे। क्या कारण है मीम अफजल साहब कि बिहार के अंदर आप सीपीआई को नहीं बना सके? अगर कन्हैया वहां नहीं खड़े होते तो तनवीर हसन वहां से चुनाव जीत सकते थे। कन्हैया ने तनवीर हसन के वोट काटे और फाइनली गिरिराज सिंह जीतते हुए प्रतीत हो रहे हैं बेगूसराय के अंदर। सेक्युलर वोटों का बिखराव आप क्यों नहीं रोक पाए? सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण कांग्रेस की यह जिम्मेदारी थी मीम अफजल साहब। नहीं, देखिए, ये सीट बुनियादी तौर पर आरजेडी के खाते में थी और उनको इसका फैसला करना था। तो सीपीआई से जो बात करना था वो उन्हीं को करना था और उन्होंने बात की है। लेकिन सीपीआई इस सिलसिले में शायद उनकी बात के लिए तैयार नहीं हुई और नतीजा ये हुआ कि तनवीर हसन साहब को खड़ा किया गया। अरे बड़े भाई की तरह आप बात कर लेते मीम अफजल साहब, आप बात कर लेते, कम से कम एक सीट तो ज्यादा मिलती। देखिए आप हंस रहे इस बात पे। मीम साहब, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो शेरो शायरी में या हंसकर कह देते हैं जो कह नहीं सकते। मुझे इस काबिल समझते हैं, लेकिन मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। अगली सीट की तरफ चले। बिल्कुल, पाटलिपुत्र के बारे में मैं, आपका बड़ापन है कि आपने कहा कि आप एक सीट पर बात कर लेते। नहीं, पाटलिपुत्र की अगर सीट की हम बात करें तो यहाँ पर मीसा भारती के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका, जिस तरह से लालू यादव जेल के अंदर हैं, सिंपैथी वोट है, प्लस बहुत सारे और फैक्टर्स भी काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के सरफुटव्वल ने काफी नुकसान पहुंचा दिया सिर्फ। और पिनाज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने राबड़ी देवी का इंटरव्यू किया था, परिवार के अंदर आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? अगर मैं बिल्कुल शब्दशः बता दूं कि क्या देखा, तो वहां पर यह था कि मैं घर के अंदर गई, पूरे आंगन में जहां पर लालू अपनी जो चौपाल लगाया करते थे, एक कोने में मीसा बैठी हैं। मीसा की रैली में तेजस्वी को जाना है, लेकिन तेजस्वी दूसरे कोने में एक छज्जे में वहां खड़े होकर अपने लोगों से बात कर रहे हैं। राबड़ी जी अलग घर पे बैठी हुई हैं और उनके बेटे तेज प्रताप जो है अपने घर से कब निकलेंगे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और तीनों को एक ही जगह जाना है मीसा के प्रचार के लिए।
ये स्थिति मैंने, मेरे कैमरामैन ने, सबने आंखों से देखी है। और लालू ने अपने परिवार के अंदर बड़ा सीधा डिवीजन किया था पिनास की, लोकसभा और राज्यसभा अगर कोई देखेगा तो वो मीसा भारती देखेंगी, राज्य की राजनीति में अगर कोई अग्रणी रहेगा तो वो तेजस्वी रहेगा, इसीलिए उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और तेज प्रताप को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। लेकिन शायद लालू का यह डिवीजन उनके परिवार के लोगों को पसंद नहीं आया। शायद इस बार लालू के सामने विपक्ष नहीं, परिवार ही आमने सामने खड़ा हो गया था। लालू के न होने का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ेगा तो वो आरजेडी के परफॉर्मेंस पर पड़ेगा और उसके इंडिकेशन फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सभी ना अगली कुछ सीटों की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, अगली कुछ सीटों की तरफ, उसमें से जमुई से शुरुआत करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि एग्जिट पोल के जरिए जमुई की जनता ने आखिर किस पर जीत का निशान दिया है। तो एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान है यहाँ पर और उन पर थम्स अप, यानी कि उन्हें जीत यहाँ से मिलती हुई नजर आती है। ये जमुई का अनुमान है। आगे भी बढ़ते हैं कुछ और सीटों की तरफ, यहाँ पर फटाफट रुख कर लेते हैं। सहारनपुर की अगर यहाँ पर जिक्र हम यहाँ पर करें तो सारण का अनुमान क्या कुछ कहता है। आरजेडी की तरफ से चंद्रिका राय है, राजीव प्रताप रूडी बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किसी ये ग्रीन साइन मिल रहा है एग्जिट पोल में, तो राजीव प्रताप रूडी उनका जनाधार यहाँ पर मजबूत नजर आता है। एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। सारण अगेन चंद्रिका राय जो कि तेज प्रताप के ससुर है, वो चुनाव हार रहे हैं और ये एक ऐसी सीट है जहां पर 25% लगभग यादव हैं और 25% यहां पर राजपूत हैं। उसके बाद भी यादव वोटों को चंद्रिका राय कंसोलिडेट वहां पर नहीं कर पा रहे। लालू के राइट हैंड माने जाते थे, बहुत करीबी माने जाते थे, और इसीलिए वो जो दोस्ती है वो रिश्ते के अंदर इसीलिए बदली। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार जिस तरह से बिखरा हुआ नजर आया है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अफसोस हुआ कि राबड़ी जी अकेले जा जाके पूरे पाटलिपुत्र, पूरे उस एरिया में जा जाके मीसा के लिए वोट मांग रही है, कह रही है तेज प्रताप भी आएगा, तेजस्वी भी आएगा, सफाई दे रही है लोगों को कि हम सब साथ हैं, बस आने वाले हैं पीछे पीछे। ऐसे भी अवसर पर लालू यादव की कमी परिवार को शायद अखरी होगी कि वो अपने दूसरी पंक्ति तेजस्वी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तो बनाया, लेकिन कहीं परिवार को समन्वय भी स्थापित करने की। लेकिन राजेश जी कहते हैं कि 2 टूक आके मीसा ने घर पे बोल दिया था लालू को, तब मीडिया वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था जब मीसा आई थी कि ऐसा है कि मुझे राज्यसभा नहीं लोकसभा चाहिए, बताओ कैसे। और इसीलिए रामकृपाल यादव को 2014 के इलेक्शन में जिस तरीके से एनडीए के अंदर शामिल कराया गया, मीसा उस बात से बहुत नाराज थी। उनको यह लगता था कि लालू यादव शायद रामकृपाल यादव को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। सभी ना चलिए कुछ और सीटों का भी समीकरण यहाँ पर हार जीत के लिहाज से देखते हैं। सिवान की जनता ने आखिर किसका साथ दिया है वो अब आपके सामने यहाँ पर रखने जाएंगे, लेकिन इस बीच यहाँ पर आपको ये जरूर बता रहे हैं कि आखिर सीटों का अनुमान किसे जीत दिलाता है। जेडीयू की तरफ से कविता सिंह, आरजेडी की तरफ से हिना साहब यहाँ पर मौजूद है और थम्स अप यानी कि जो ग्रीन साइन है सीधे तौर पर आरजेडी की तरफ से हिना साहब की तरफ जाता है। एक और सीट यहाँ पर जरूर दिखाती है जी दोबारा, क्योंकि हिना साहब और कोई नहीं जो कुख्यात शहाबुद्दीन है, पत्नी है और इनके लिए नारा लगता है सिवान के अंदर, हिना बिना जीना नहीं, ये वहां का नारा है और बड़े स्ट्रांगली ये नारा वहां के लोगों के अंदर सुनाई देता है और उनके लिए एक यूफोरिया सा दिखाई देता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। मुझे भी ये जानकारी जब मैं बिहार गई तब मिली कि इनके बॉडीगार्ड और इनके ड्राइवर हिंदू हैं। ये दोनों वोट बैंक को साध कर चलती हैं, इनकी खूबी भी सबसे बड़ी और इनकी जीत की बड़ी। और शहाबुद्दीन के जितने सिपा सलार हैं बहुत है सिवान में, यादव बहुत बड़ा मजबूत वोट है वहां पे आरजेडी का। बिल्कुल। सभी ना आगे चले हम, चलिए कुछ और सीटों की तरफ भी यहाँ पर रुख करते हैं। आखिर जीत किसकी तरफ यहाँ पर मिल रही है, अगली सीट भी यहाँ पर मेरे सामने होगी और उस सीट के हिसाब से आपको बता दें जिसका अनुमान अब लगाने जा रहे हैं। मधुबनी सीट यहाँ से बीजेपी की तरफ से अशोक कुमार यादव, वीआईपी की तरफ से बद्री कुमार पूर्वे हैं और कांग्रेस की तरफ से शकील अहमद चुनावी मैदान में है। लेकिन जीत आखिर एग्जिट पोल के हिसाब से किसे मिल रही है, सीधे तौर पर अशोक कुमार यादव यानी कि जो कि बीजेपी की तरफ से मैदान में है। मधेपुरा की तरफ भी रुख कर लेते हैं, फटाफट इसका भी समीकरण यहाँ पर आपको जीत हार के हिसाब से समझा देते हैं बहुत जल्द। मधेपुरा का अनुमान यहां पर कहता है जन अधिकार पार्टी की तरफ से पप्पू यादव मैदान में और आरजेडी की तरफ से शरद यादव, जेडीयू की तरफ से भी हमने आपको बताया कौन है, जेडीयू की तरफ से दिनेश यादव पर ग्रीन साइन यानी कि जीत यहां पर दिखाई देती है एग्जिट पोल के हिसाब से। तो आगे भी बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले दीपक जी और पिनास जी आपकी तरफ फिर से। और यहां पर मधेपुरा से पप्पू यादव का हारना मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि पप्पू यादव ने सिर्फ यादव वोट बैंक नहीं बाकी वोट बैंक को भी साधा है और पप्पू यादव एक ऐसे शख्स हैं जो भरी लोकसभा के अंदर गाना गा सकते हैं। आनंद मोहन सिंह को देखकर उन्होंने आनंद मोहन सिंह को देखकर लोकसभा के अंदर जब बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रहा था नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर देवेगौड़ा सरकार के वक्त, तब उन्होंने गाना गाया था इसे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। यह पप्पू यादव की खासियत है, लेकिन फिर भी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पति और पत्नी ने बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाई है। आइए हम बिहार से सीधे चलते हैं बंगाल की तरफ। झारखंड हम बाद में लेंगे ताकि हम अनिर्बान को जोड़ सके। बंगाल की बात करते हैं सबीना।
पहले बताइए बंगाल का क्या हाल है, बंगाल का हमारा एग्जिट पोल क्या बताता है आसनसोल, रायगंज और पूरी रायगंज के बारे में। चलिए शुरुआत यहां पर दीपक जी आसनसोल से यहां पर करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स मैदान में हैं और साथ ही किस पर ये जीत का साइन हमें यहां पर दिखाई देता है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। लेकिन उससे पहले हम आपको भी बता दें कि भाई पश्चिम बंगाल में जो 42 सीटें हैं और जिस तरह से चुनावी हिंसा भी हमने इस दौरान खूब देखी थी, क्या कुछ उसका असर हुआ, तमाम सवाल जब यहां पर जनता से पूछे गए और उस दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्योंकि ये जो सीट्स है यहां पर आखिर कौन जीत रहा है एग्जिट पोल के हिसाब के नतीजों पर। बाबुल सुप्रियो बीजेपी की तरफ से और टक्कर देती टीएमसी की मुनमुन सेन यहां पर मैदान में है। मुनमुन सेन यहां पर जीतती हुई नजर नहीं आती, लेकिन बीजेपी का जनाधार यहां पर मजबूत नजर आता है और ये थम्स अप का साइन बाबुल सुप्रियो की तरफ दिखाई देता है। एक बार फिर से आप ही की तरफ अनिर्बान, लगता है मुनमुन को बेटी टाइम से नहीं मिली, हिंसा का पता नहीं चला और ऐसे में चुनाव भी निकल गया हाथ से। कम कम एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं। और ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ी निराशा का विषय, क्योंकि यहाँ खाता ही नहीं खुला अभी तक वहां का, और जबकि बाबुल सुप्रियो से लोग इतने खुश थे नहीं। हाँ, इसलिए मैंने कहा तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी उम्मीद। अनिर्बान जवाब दीजिए, पिनाज ने आपसे सवाल पूछा है, पिनाज दोहरा दीजिए एक बार। बेटी नहीं मिली तो हिंसा नहीं दिखी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि थ्रू आउट द कैंपेन नहीं मिली और नतीजा ये हुआ कि चुनाव भी हाथ से निकल गया? नहीं, देखिए मुनमुन सेन वहाँ पर कैंपेन पे तो था और उनके साथ जो पार्टी के जितने भी वर्कर्स थे वो लोग बहुत ही मेहनत कर चुके थे और बहुत सारे एग्जिट पोल में ये भी दिखाया गया कि वहाँ मुनमुन सेन जीत रही है। तो ऐसी बात नहीं है, आपके एग्जिट पोल में बाबुल सुप्रियो को दिखाया जा रहा है, सही है, पर बाबुल सुप्रियो के खिलाफ लोकल जो इमोशंस है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं था और बीजेपी के अंदर भी उनके खिलाफ कुछ वो असंतुष्टि था। तो इसीलिए हमें लगता है कि आसनसोल में ये रिजल्ट नहीं होगा, मुनमुन सेन जी जीतेंगी, यही लगता है। नहीं, बाबुल सुप्रियो ने काम नहीं करा इसलिए मुनमुन सेन जीतेंगी या आपने अच्छा काम किया इसलिए मुनमुन सेन जीतेंगी? या तो देखिए बाबुल सुप्रियो जी ने वहाँ काम करने की जो वादे करने का जो वादा किया था उसमें ज़्यादातर वो कर नहीं पाए अभी। हालांकि वो जो मिनिस्टर थे तो वो हेवी इंडस्ट्रीज़ के दोनों इंडस्ट्री वहाँ से चले गए, बंद हो गए, तो वो कुछ नहीं कर पाए। तो वो अगर आसनसोल एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ का दो बड़े बड़े इंडस्ट्री अगर उनके मिनिस्टर रहते समय अगर बंद हो जाता है तो इसको तो आप सक्सेस नहीं कहोगे ना। तो ठीक है अनिर्बान, अगर एज ए होल पश्चिम बंगाल की बात करी जाए, अगर पूरे 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, अगर पूरे पश्चिम बंगाल की बात करी जाए तो ऐसा लग रहा है कि नंबर 2 की पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी आपके वोट बैंक में एक बड़ा सेंध लगा रही है। इसके क्या कारण आप मानते हैं? क्या कारण है कि ये पूरा का पूरा चुनाव टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया, बाकी पार्टियां जो हैं इररिलेवेंट हो गई? आपको क्या कारण लगता है? और अगर एग्जिट पोल को देखा जाए, सभी एग्जिट पोल को मिला लिया जाए, एवरेज भी निकाला जाए, तो भी एक अच्छा डेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास ना काडर था ना नेता थे। देखिए टीएमसी का जो वोट परसेंटेज रहा है वो अगर अब 2019 से पहले जितने भी वोट हुए उसमें देखें तो वो अपना परसेंटेज तो पकड़ा हुआ है और थोड़ा उसमें तब्दीली भी हुआ, बड़ा है। और बीजेपी का जो परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है वो लेफ्ट का परसेंटेज जो है वो शेयर घटता जा रहा है, बीजेपी का बढ़ता जा रहा है। तो टीएमसी का जो परसेंटेज है उसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा ये तो मुझे लगता नहीं है, और जो भी डिफरेंस हो रहा है वो लेफ्ट का वोट थोड़ा बीजेपी में जा रहा है। अब की बार किसकी सरकार में हम दिखा रहे हैं आपको वीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल, साथ ही राज्यभर भी कर रहे हैं चर्चा। और पश्चिम बंगाल की बात हो रही थी कि आखिरकार आरएसएस ने जिस जमीन को तैयार किया बीजेपी के लिए, जो राजनीतिक तौर पर बंजर भूमि मानी जाती थी, उस पर कमल खिल रहा है और बखूबी खिल रहा है, कम से कम एग्जिट पोल की माने तो। शहनवाज जी, आखिरकार मेहनत सफल हुई या अभी भी कुछ संशय बाकी है? जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि काडर नहीं, नेता नहीं, सब कुछ किराए का लिया, तो ये सिर्फ एग्जिट पोल के नंबर हैं, एग्जैक्ट में तब्दील नहीं होंगे। देखिए, जब से एग्जिट पोल आए हैं हमारे विरोधियों ने इसी तरह की भाषा बोली है। ये है, बिहार में एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। अगर यही उनके पक्ष में आए तो बहुत अच्छा है। अगर हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अगर हमारी सरकार जब नहीं बनी तो ईवीएम बहुत अच्छा था, चुनाव आयोग अच्छा था, एग्जिट पोल अच्छा था, और जब उनकी नहीं बन रही है तो हमारा सब कुछ खराब लग रहा है। मैं मानता हूं कि बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अपार सफलता प्राप्त करेगी। वहां पर लोग मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। आपने देखा कि मोदी जी की सभा में कितनी अपार भीड़ आई। आपका न्यूज़ नेशन का कैमरा हर जगह रहा है।
आपने देखा कि किस तरह उत्साह पैदा हुआ है। लोग, बंगाल के लोग भी मुख्यधारा में चलना चाहते हैं, वो मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी और बंगाल में हम कम से कम 23 सीट जीतेंगे। 23 सीट? आपने तो जो अपर लिमिट तय की है, एवरेज पे भी नहीं है, आप तो सीधा 23 पर आ गए। शायद मैं शहनवाज जी से कहूं कि गिनवा दें तो शायद वो गिनवा नहीं पाए कौन सी 23 होगी। नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी रणनीति बनाई थी तब 23 सीटों, बंगाल को बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि आपकी किशनगंज बंगाल से लगी हुई थी और आप पहले बंगाल जाते थे, फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते थे। मैं अनिर्बान को यहाँ पर जोड़ूंगा। अनिर्बान, क्या आपको नहीं लगता भागलपुर भी जाते थे तो कलकत्ता होके हर हफ्ते जाते रहे? मैं अनिर्बान, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में तृणमूल कांग्रेस, जिसको सभी धर्मों का, सभी सेक्शंस का समर्थन मिलता था, ममता बनर्जी के चलते, तृणमूल कांग्रेस की गलतियों के चलते वो सिर्फ एक मुस्लिम परस्त पार्टी बन गई है, जिसका खामियाजा उसे इस चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। आप सिर्फ माइनॉरिटी की सोच रहे हैं क्योंकि वो वहां पर 30% है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अब शाहनवाज जी अगर ख्याली पुलाव पकाना चाहता है तो उनका अधिकार है, पका सकते हैं। 23 तो बहुत दूर की बात, वो 4-5 में ही अटक जाएंगे। और रही बात ये आप जो कह रहे थे माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात, ये अगर आप फैक्ट्स से अगर देखेंगे तो ऐसी कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। इधर जो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो कन्याश्री, शौश्री, जितना भी अगर अनिर्बान ऐसा नहीं हो रहा है तो जरा ये बता दीजिए कि ममता बनर्जी के जितनी भी रैली हुई हैं उसमें उनके जो मुख्य तौर पे जिन्होंने निशाना साधा है, उन्होंने कभी भी बीजेपी को छोड़कर, कभी ऐसा नहीं कि लेफ्ट पे निशाना साधा हो, कांग्रेस पे निशाना साधा हो, सिर्फ बीजेपी पे निशाना साधा है। तो ममता ने तो स्वीकार लिया था ना कि मुकाबला बीजेपी से है इस बार, तो हल्के में तो नहीं लिया जा सकता था। और आपने बात की मुस्लिम अपीजमेंट की, तो दुर्गा पंडालों के जो पुराने चल रहे थे उनके लाइसेंस रद्द होने की बातें कही गई। मुहर्रम और दुर्गा पूजा का जो पूरा विवाद था वो कोर्ट तक पहुंच गया और मुहर्रम को प्रायोरिटी दी गई और दुर्गा पूजा को कहा गया आप इंतजार करिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा क्या है ये अनिर्बान खुद जानते होंगे। और उसके बाद जय श्री राम का नारा लगाने के बाद वो वीडियो वायरल, लोग जेल में जाने लगे, लोग जेल में जाने लगे। अनिर्बान, आपको नहीं लगता आपने गलती पे गलती पे गलती करी है? और शारदा चिटफंड को तो भी जोड़ भी नहीं रहे। अब देखिए, आपने अब बहुत सारे एक्यूजेशन एक साथ बोल रहे हैं तो उत्तर देने का थोड़ा समय लगेगा। तो पहली बात जो है वो ममता बनर्जी अपने रैली से जो भी बीजेपी को टारगेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि बंगाल में एक हिस्ट्री रहा है कि रोटी रोजी की राजनीति होती है। तो वो चाहे लेफ्ट करे या कांग्रेस करे, तृणमूल करे, पर राजनीति होती है तो हर लोगों की बेसिक नेसेसिटी को लेकर। बीजेपी आकर जो किया है वो रोटी रोजी की राजनीति के एकदम बैक सीट में ढकेल कर सिर्फ धर्म के नाम पर वो दंगा फैलाने की राजनीति लाया है। इसीलिए सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, लेफ्ट, कांग्रेस और सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी की ये राजनीति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोग चाहते हैं कि बेसिक नेसेसिटी को लेकर जो पॉलिसी है उसको लेकर विवाद हो, तो इसीलिए मेन टारगेट बीजेपी रहा है, क्योंकि ऐसी नेगेटिव राजनीति हमें नहीं चाहिए। ये ठीक है, आपको लगता है बीजेपी ने नेगेटिव राजनीति की? मेरा सीधा सवाल शहनवाज भाई से है। शहनवाज भाई, क्या आपने धर्म के नाम पर राजनीति की? क्या आपने हिंदू और मुसलमान को बांटकर राजनीति की? क्योंकि अनिर्बान का सीधा आप पर आरोप है कि आपने यही राजनीति पश्चिम बंगाल के अंदर करी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के मिजाज को बदला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम सबका साथ, सबके विकास की राजनीति करते हैं। जब दीदी कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रही थी तो हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़े थे। वही नंदीग्राम, वही सिंगूर, भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी थी। मैं खुद उनके आंदोलन में साथ में गया था। जब दीदी बीजेपी के साथ थी तो बीजेपी सांप्रदायिक नहीं थी। जब दीदी ने बीजेपी से अपने आप को अलग किया तब बीजेपी सांप्रदायिक लगने लगी। दिक्कत यह है, ये सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का जो शब्द है ये सुविधा का शब्द है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सांप्रदायिक होती तो शाहनवाज हुसैन तर्जुमान बनकर बीजेपी का थोड़ी बैठा होता आपके सामने। हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम सबको लेकर चलते हैं। लेकिन जब आप एक समाज की चिंता करती हैं और दूसरे समाज को छोड़ देती हैं तो लोगों के मन में ये संदेह होता है कि आप वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलिए शहनवाज जी, जरा आप अनिर्बान जी से इसका जवाब लूं। मैं मीम अफजल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और मीम साहब, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहां खड़ी है? ना तो बयानों में जिक्र आता है, न चर्चाओं में जिक्र आता है। आप कहां हैं, आपकी पार्टी?
नहीं, मुझे इसका एतराफ़ करना चाहिए कि हम लोगों ने शायद बंगाल पर उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी, और उसका नतीजा है कि हम कमज़ोर दिखाई देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसको एक्सेप्ट ना करना मेरा ख्याल है बेईमानी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बंगाल के बारे में अभी आपने किया तो मैं 1 मिनट आपका लूँगा इसमें। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो अभी शाहनवाज साहब बात कर रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, खुद मैं अभी शाहनवाज साहब पर भी आऊँगा जो उन्होंने अपने बारे में कमेंट किया है, तो मैं उसके बारे में तो बाद में बात करूँगा। पहले मैं ये कहूँगा, देखिए बंगाल है, केरला है, भारतीय जनता पार्टी ने आसाम है, ख़ास तौर पर उन स्टेट्स को निशाना बनाया है जहाँ पर मुस्लिम वोट साइजेबल है, चूँकि मुसलमानों के जरिए ही वो अपनी राजनीति को, देखिए छत्तीसगढ़। अफजल साहब आप निशाना बना लेते, क्या दिक्कत है? वो तो अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, आपको भी वो अधिकार है। आप बंगाल में थोड़ी मेहनत कर लेते, राहुल गांधी जी चले जाते, आप संगठन को उस तरह से बढ़ाते जिस तरह से बीजेपी ने बढ़ाया, आपको किसी ने नहीं रोका था। हम ये नहीं करते ना, हम ये नहीं करते ना जो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जो इसमें बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं क्या वो ये आ रही हैं, और अभी इसका जिक्र अनिरुद्ध ने भी किया कि सीपीएम का जो एक वोट बैंक है उसका एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये जो आज फिलॉसफी बंगाल के अंदर कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग बनाने की, ये बड़ी घातक है। और बंगाल को ये एक तरह से इन्होंने बिल्कुल वही जैसे कहते थे ना लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी है और उसको लेबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया। अफजल साहब आप सब ये बातें बोल सकते हैं, लेकिन ये आपकी असफलता है राजनीतिक तौर पर। ये कांग्रेस की असफलता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पांव बढ़ा रही है। नहीं, जब आप कह रहे हैं आप धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन अचानक से आप राहुल गांधी को ब्राह्मण बता देते हैं, प्रियंका गांधी मंदिरों से ही अपने कैंपेन की शुरुआत करती है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी अप्रोच नहीं बदली है, बदली तो कांग्रेस ने भी। इसी का शहनवाज जी से जवाब ले लेते हैं। मीम अफजल साहब 1 मिनट रुकिए। शहनवाज जी, आप धर्म की राजनीति करते हैं, आप लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, आप भड़काने की राजनीति करते हैं, ये मीम अफजल साहब का आरोप है। अगर एक बात और देखिए, अगर मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में जाना गुनाह है क्या? माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में जाना गुनाह तो नहीं है। जहाँ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हम सब जगह जाएंगे, काम करेंगे। जाना गुनाह नहीं है, लेकिन नफरत फैलाना गुनाह है। नफरत फैलाना गुनाह है, जाना गुनाह नहीं। हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं साहब। हमारे आपने एक बात कही अभी, आपने एक बात कही बीजेपी का अगर भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति करती तो शाहनवाज आज तर्जुमान न होते। मैं आपका कद तर्जुमान से कई मंजिल ऊपर समझता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं। लेकिन पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आपको बीजेपी का लीडर नहीं समझा, आपको सिर्फ शाहनवाज समझा है, और आपका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। शहनवाज भाई आपको चाबी मार रहे हैं, आपको चाबी मार रहे हैं, आपको टिकट नहीं मिला। बहुत ज्यादा के मैं तो कार्यकर्ता था, आपको राज्यसभा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिली। अरे मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगा। मेरी पार्टी ने इनाम दिया है। अगर अफजल साहब से भी मेरा पुराना परिचय है, लेकिन इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी का जो टिकट बंटवारा होता है उसमें मुस्लिमों को कितने टिकट मिलते हैं ये सब जानते हैं। और शहनवाज जी उस सीईसी के मेंबर हैं, बहुत कम लोग उसके मेंबर हैं। प्रधानमंत्री भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, और शहनवाज जी भी उस केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हैं। शहनवाज जी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती बीजेपी? ये बिना पूछ रही आपसे। अरे दिए हमने कश्मीर में दिए हैं, लक्षद्वीप में दिए हैं, एक आध बिहार में दे देते हैं, एक आध उत्तर प्रदेश में दे देते, एक आध पश्चिम बंगाल में दे देते। दिक्कत क्या थी? बिहार में छलावा कर रहे हैं भैया। बिहार में जो हमारी सीट थी किसको छलावा कर रहे हैं? गठबंधन में थी। अरे 2002 गुजरात में क्या हुआ था? शहनवाज जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं अनिर्बान। गुजरात में, अरे भाई गुजरात में 2002 में जो हुआ था वो पहला फसाद था जिसमें एक्शन हुआ, जिसमें जो लोग शामिल थे उन पर कार्रवाई हुई। बंगाल में तो सीधे मार दिए जाते हैं। आप देखिए हमारे वर्कर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ये बता दीजिए ममता बनर्जी को जय श्री राम कहने से क्यों दिक्कत हो जाती है? वो तो सेकुलर है ना, उनको बंगाल छोड़ देना पड़ा, उनको झारखंड में जाकर रहना पड़ा। देखिए भैया,
ये मुझे पता नहीं कि शाहनवाज जी वो गोलवलकर जी के बंच ऑफ थॉट्स पढ़े हैं कि नहीं। वो जो बीजेपी के जो फिलोसॉफिकल बेस है वहाँ मुस्लिमों के बारे में क्या लिखा हुआ है वो शाहनवाज जी को पढ़ना चाहिए। अच्छा नहीं पढ़ना चाहिए था जब वो एनडीए के साथ थी। अनिर्बान, आप सेक्युलर हैं। पिनाज ने कह दिया कि ममता बनर्जी की पार्टी के हर लोग सेक्युलर हैं। आप इस टेलीविजन चैनल पे क्या जय श्री राम बोलेंगे? अनिर्बान, क्या आप जय श्री राम बोलेंगे? कि आप ये बोलिए कि भी आपने जय श्री राम कहने वाली पार्टी से समझौता क्यों किया था? वाजपेयी जी की सरकार में दीदी रेल मंत्री क्यों बनी थी, जिसमें मैं हवाई जहाज मंत्री था? क्यों दीदी ने बीजेपी से सांठगांठ किया? जब बीजेपी ने रेल मंत्री बनाया तो बीजेपी सेकुलर, और अब आप कह रहे हैं बंच ऑफ थॉट पढ़े। वैसे ही उनको पता चलने लगा आप कह रहे हैं बंच ऑफ थॉट। एक मिनट, सिर्फ आखिरी बात। अनिर्बान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देश की जनता को एश्योर करने के लिए कि आप सेक्युलर हैं, एक बार जय श्री राम बोले। अनिर्बान, एक बार जय श्री राम बोले। अगर आपको दिक्कत नहीं है, आप सेक्युलर हैं, तो एक बार जय श्री राम बोले। बोलने से सेकुलर, जब आपको जय श्री राम बोलने से अगर सेकुलर प्रमाण होना है तो ऐसा ये कहाँ लिखा है कि जय श्री राम ही बोलना है? नहीं बोल रहे। कभी वंदे मातरम पे दिक्कत हो जाती है बोलने में, कभी चले ठीक है, सीधे हम चलते हैं सबीना के पास। सबीना, ये बताइए कि अब झारखंड का क्या हाल है? एक के बाद एक झारखंड की तमाम सीटें बताइए। चलिए ठीक है, अब हिंदुस्तान के उस राज्य की तरफ रुख करते हैं जो कि खनिज संपदा से भरा हुआ है। झारखंड का जिक्र हम कर रहे हैं। अब सबसे पहले सीट एग्जिट पोल के हिसाब से, यानी कि दुमका सीट का अनुमान क्या कुछ कहता है? जेएमएम की तरफ से शिबू सोरेन और बीजेपी की तरफ से सुनील सोरेन मैदान में है, और साथ ही जो जीत का साइन सीधे तौर पर नजर आता है वो शिबू सोरेन के ऊपर नजर आता है। अगली सीट की तरफ भी फटाफट रुख कर लेते हैं, आखिर इस सीट का अनुमान क्या कुछ कहता है। और ये सीट है यहाँ पर हजारीबाग सीट, हाई प्रोफाइल सीट है। बीजेपी की तरफ से जयंत सिन्हा और कांग्रेस की तरफ से गोपाल साहू, और साथ ही जीत का ये निशान बीजेपी की तरफ नजर आता है, यानी कि जयंत सिन्हा। अगली तरफ की सीट की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो ये सीट यहाँ पर है झारखंड की, यानी कि तीसरी सीट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, धनबाद सीट। कांग्रेस की तरफ से कीर्ति आजाद और बीजेपी की तरफ से पशुपति नाथ सिंह यहाँ पर मैदान में है, और जीत का साइन एक बार फिर से बीजेपी की तरफ यहाँ पर दिखाई देता है। अब ओडिशा की तरफ भी हम यहाँ पर रुख करेंगे, लेकिन बाद में रुख करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ सीट यहाँ पर आ रही है, वो सीट का भी हम रुख करते हैं। खूंटी सीट का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, आखिर यहाँ से कौन जीत हासिल कर रहा है। लेकिन पहले बताते थे, कांग्रेस की तरफ से कालीचरण और साथ ही बीजेपी की तरफ से अर्जुन मुंडा, दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। और साथ ही ये जीत का साइन यहाँ पर बीजेपी की तरफ, यानी कि अर्जुन मुंडा की तरफ जाते हुए साफ तौर पर एग्जिट पोल के जरिए दिखाई देता है। ओडिशा की पूरी की तरफ भी अब रोक लेते हैं, फटाफट इसका भी जिक्र यहां पर कर लेते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे क्या कुछ कहते हैं वो बताएं। उससे पहले बीजेडी की तरफ से पिनाकी मिश्रा और बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा यहां पर चुनावी मैदान में खूब प्रचार प्रसार भी इस दौरान देखा गया था, और बीजेडी यानी कि जीत का निशान यहां पर लेती हुई नजर आती है। पिनाकी मिश्रा यहां पर जीत का निशान सीधे तौर पर दिखाई यहां पर देता है। ये पूरी सीट का अनुमान एक बार फिर से आप दोनों की तरफ रुख करेंगे और सियासी समीकरण को समझें। राजेश बादल जी, 3 स्पोक्स पर्सन पूरी की सीट पे, कांग्रेस के जो सज्जन है वो भी स्पोक्स पर्सन है, पिनाकी मिश्रा भी बीजेडी के स्पोक्स पर्सन है, और संबित पात्रा भी बीजेपी के फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जीत का साइन पिनाकी मिश्रा की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेडी अभी भी गेम के अंदर बनी हुई है उड़ीसा के अंदर, उसको राइट ऑफ करना फिलहाल एग्जिट पोल के इंडिकेशन के हिसाब से मुश्किल दिखाई दे रहा है। ओडिशा में आप बीजेडी को एकदम अभी आप हाशिए पर नहीं समझ सकते, अभी भी वो ओडिशा की मुख्य धारा की मुख्य पार्टी है। और आपने देखा होगा कि बीते दिनों जब ये तूफान के बाद नरेंद्र मोदी जी गए थे और नवीन पटनायक की जिस तरह से उन्होंने तारीफ की थी, भले ही उसके पीछे मंशा कुछ और हो, लेकिन उन्होंने नवीन पटनायक के काम की तारीफ की थी। तो बीजेडी के जो ज़मीनी जड़ें हैं वहाँ बड़ी गहरी हैं। आदिवासियों के बीच में बीजेडी में नवीन पटनायक और उनके पिताजी का बहुत अच्छा प्रभाव रहा है, अब तक वो चला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि संबित पात्रा या जो दूसरे स्पोक्स पर्सन हैं उनके लिए भी आसान नहीं। हाँ, इस बार संबित पात्रा ने अपना कैंपेन बड़ा अच्छा किया, बहुत नाना प्रकार के तरीके उन्होंने अपनाए वहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि इस बार उन्होंने अपना बीज रोपा है, अगली बार शायद कामयाबी मिले। चलिए शाहनवाज जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जितना अच्छा आप करते हुए कम से कम एग्जिट पोल्स में दिख रहे हैं, वैसी कामयाबी आपको ओडिशा में नहीं दिख रही है मिलती हुई। देखिए, विश्वास है हमें, हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है, बंगाल और उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट, जहां हमारी सीटें बढ़ने वाली हैं। उड़ीसा में पहले भी हमारी सीटें बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी वहाँ लड़े, संबित बहुत अच्छा चुनाव लड़े, और मैं मानता हूँ कि उड़ीसा से बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। और झारखंड में भी आपने जो भी सीटें दिखाई हैं, झारखंड में भी हम लोग
ऐसा वहाँ संदेश किया है कि कितना गठबंधन हो जाए वहाँ पे भी हम 12 कम से कम 12 सीट जीतने वाले हैं, जो हमारा इंटरनल सर्वे है। तो मैं मानता हूँ कि अभी ओपिनियन एग्जिट पोल है, अपने अपने दावे होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी अपार बहुमत से सरकार बनाएंगे। उसमें बहुत बड़ी मदद एक छोटी सी टिप्पणी राज है मेरे ख्याल से उनकी बहुत बड़ी मदद होगी।